नमस्कार दोस्तों, अब की बार 400 पार। क्या लगता है आपको, भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या 400 का आंकड़ा छूना सहज है? या भारत के संसदीय इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ होगा जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 400 सीट जीतकर या 400 से ज्यादा सीट जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया हो? इसको जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटते पलटते पीछे की ओर जाना पड़ेगा। साल था 1984, 1984। भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 का दिन था जब इंदिरा गांधी सुबह सुबह लोगों से मिलने के बाद लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकल रही थी। तभी उनके दो गार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनके ऊपर माउजर से गोलियां चला दी और इंदिरा की हत्या हो गई। तत्कालिक रूप से भारत को एक नया प्रधानमंत्री चुनना था क्योंकि भारत के शत्रुओं से हमले का भय था, क्योंकि 1971 में इन्हीं इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर दो हिस्सा कर दिया था। एक बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान कहलाता है। इसलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर पहले रोक दी गई और नए प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। उसके बाद फिर भारतीय मीडिया ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर को चैनलों पर प्रसारित किया। सबसे पहले बीबीसी लंदन ने यह खबर ब्रेक की। लेकिन क्या राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बनने के पहले क्या पॉलिटिकल कैरियर में आना चाहते थे? जवाब है नहीं। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे जरूर थे, लेकिन वो उनके पॉलिटिकल वारिस नहीं थे। उनका कोई दिलचस्पी नहीं था भारत की राजनीति में आने की। वो एक इमोशनल और क्लीन आदमी थे, एक ट्रेंड पायलट थे, एक बिलव्ड टाइप का आदमी था जिसको प्रेम मोहब्बत इसके लिए जाना जाता था। वो राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि वो ट्रेंड पायलट की तरह नौकरी करेंगे और जीवन आराम से गुजार लेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल परिवार में एक प्रधानमंत्री का वारिस कौन होगा, यह सवाल बड़ा खास था। इसलिए इंदिरा जी ने अपने छोटे बेटे संजय को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से 23 जून 1980 को संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में पहले ही मौत हो गई थी। तब संजय अमेठी से सांसद थे। इसलिए इंदिरा गांधी को अपने बड़े बेटे राजीव को बुलाकर उनको अमेठी का सांसद बनाना पड़ा। 1981 का उपचुनाव हुआ अमेठी में और राजीव गांधी अमेठी के सांसद बन गए। फिर 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी को इमीडिएट तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई और इस तरह से राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन राजीव गांधी तब अमेठी से सांसद जरूर थे, लेकिन जरूरी था चुनाव कराना। और फिर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के 2 महीने बाद चुनाव हुए। अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और दिसंबर में संसदीय चुनाव भारत में हुए और जिसके परिणाम आए 29 दिसंबर 1984 को। 29 दिसंबर 1984 का दिन भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में एक लैंडमार्क दिन साबित हुआ। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक इतिहास रच दिया। इस लोकसभा चुनाव में 543 सीटों के मुकाबले कांग्रेस ने 414 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 1984 के दिसंबर महीने में कुल 516 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। पंजाब और असम डिस्टेबल होने की वजह से वहां पर चुनाव नहीं हुआ था और इन 516 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी। जब असम और पंजाब स्टेबल हुए तो सितंबर 1985 में असम की 14 और पंजाब की 13 सीटों के लिए चुनाव हुए। कुल मिलाकर 27 सीटों के लिए फिर चुनाव हुए और इन 27 सीटों में 10 सीट कांग्रेस ने और जीत ली। इस प्रकार से 543 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने कुल 414 सीटों का सर्वोत्तम रिकॉर्ड छू लिया, जो ना तो कभी जवाहरलाल नेहरू जीत पाए थे, ना राजीव गांधी की खुद की मां इंदिरा गांधी जीत पाई थी, ना आज तक के पॉलिटिकल इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी ने जीते थे। 414 तो दूर,
350 का आंकड़ा कोई इंडिविजुअल पार्टी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नहीं छुपाई है अब तक। केवल एक बार ऐसा हुआ है और वो साल था 1984, जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी 543 के मुताबिक। इस चुनाव में कई सारे आंकड़े धराशायी हो गए। एक आंकड़ा तो ये कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में यह सबसे बड़ी जीत थी। कांग्रेस को 49.1% वोट मिले। दूसरी खास बात यह थी कि इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई और राजीव गांधी के मुकाबले जो मुख्य विपक्षी दल बन के आया वो एक क्षेत्रीय पार्टी थी। उस पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु भाषा, तेलुगु आंदोलन के नाम पर बनी यह पार्टी, जो कि 2 साल पहले ही बनी थी। मार्च 1982 में टीडीपी नाम की एक पार्टी बनी थी, तेलुगु देशम नाम की एक पार्टी बनी थी और इसको बनाने वाले तेलुगु सिनेमा के एक मशहूर एक्टर थे, नाम था एनटी रामाराव। टीडीपी ने इस चुनाव में दूसरा पायदान हासिल किया था और उसने 30 सीटें जीती थी। वो कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। तेलुगु देशम पार्टी 1984 में एक क्षेत्रीय पार्टी थी और एक क्षेत्रीय पार्टी राजीव गांधी के मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गया। इस पार्टी को 4% वोट मिले, इसलिए लीडर अपोजिशन के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की राजनीतिक पटल पर एक मजबूत प्रेजेंस बनाई, क्योंकि भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 2 साल पहले बनी कोई क्षेत्रीय पार्टी इतनी लंबी चौड़ी प्रेजेंस रखे कि मेन पार्टी के अपोजिशन में आके खड़ी हो जाए। राजीव गांधी की कांग्रेस जहां 414 सीट जीती थी, वहीं दूसरी पार्टी 30 सीट जीती थी और वो एक लोकल पार्टी थी, रीजनल पार्टी थी, नाम था तेलुगु देशम पार्टी, जिसके फाउंडर थे एनटी रामाराव। सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जो कि अपने नेता ईएमएस नंबूरीपाद के नेतृत्व में लड़ी थी, वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने कुल 22 सीटें जीती थी। लोकदल के नाम से मशहूर एक और राष्ट्रीय पार्टी, उसने केवल 10 सीटें जीती थी। जो आज की रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसने केवल 2 सीट जीती थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मशहूर नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर से अपना चुनाव माधवराव सिंधिया के हाथ हार गए थे और उसके बाद उन्होंने ग्वालियर की सीट छोड़ दी और वो लखनऊ जाके चुनाव लड़ने लगे। 1984 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी घातक साबित हुआ जब वो अपनी सीट गंवा बैठे। इस साल 1984 में इलाहाबाद की संसदीय सीट पर राजीव गांधी ने अपने दोस्त और बॉलीवुड सिनेमा के चर्चित एक्टर अमिताभ बच्चन को लड़ाया और लड़ाया किस आदमी के खिलाफ? उस आदमी के खिलाफ जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का दिग्गज माना जाता था, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका था, जो सेंटर में एक बार फर्टिलाइजर मिनिस्टर, एक बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका था, जो कि इलाहाबाद का दामाद था, जो अल्मोड़ा का रहने वाला था। उसका नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे खांटी नेता के खिलाफ एक नए नवेले एक्टर को राजीव गांधी ने उतार दिया, नाम था अमिताभ बच्चन। पहले हेमवती नंदन जी को लगा कि चुनाव बहुत आसान होगा, लेकिन अमिताभ पहली बार जब इलाहाबाद आए तो हेमवती जी को एहसास हो गया कि चुनाव इतना सहज नहीं होगा और फिर चुनाव का परिणाम आया और चुनाव का परिणाम आशातीत रहा। अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से 68% वोट मिले और हेमवती नंदन बहुगुणा को भयानक हार का सामना करना पड़ा। अपने जीवन के सबसे खतरनाक अपमान झेलना पड़ा। इस चुनाव में अमिताभ बच्चन ने उन्हें 1,87,795 वोटों से मात दे दी थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में हालात बदल गए। राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो कि राजा मांडा कहलाते थे, मांडा के महाराजा कहलाते थे, उन्होंने राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर राजीव गांधी पर एक आरोप लगाया और वो आरोप था बोफोर्स तोप की खरीदारी में घोटाले का।
और इस घोटाले की आंच अमिताभ बच्चन तक पहुंच गई और इसलिए जुलाई 1987 में अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से संसद के रूप में इस्तीफा दे दिया और इसलिए 1988 में इलाहाबाद में फिर से उपचुनाव हुआ। कांग्रेस की साख दांव पे लगी थी क्योंकि राजीव गांधी के साथी रहे, राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे बीपी सिंह इस चुनाव में इलाहाबाद से जनमोर्चा के टिकट पे लड़ रहे थे। इसलिए राजीव गांधी किसी भी कीमत पे उनको वहां से हराना चाहते थे और इसलिए राजीव गांधी ने इलाहाबाद की सीट पे बीपी सिंह के मुकाबले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को लड़ा दिया और सोचा कि शास्त्री जी के लेगेसी का फायदा मिलेगा और बीपी सिंह को चुनाव में हरा देंगे और इस तरह से वो बदला भी पूरा हो जाएगा जो बीपी सिंह ने उनके मिस्टर क्लीन की छवि पर बट्टा लगाते हुए लगाया था। क्योंकि राजीव गांधी को बहुत ही क्लीन छवि का माना जाता था, उनको भारत की सबसे स्वच्छ छवि का नेता माना जाता था क्योंकि वो राजनीतिक दांव पेच नहीं जानते थे, उनकी ट्रेनिंग ही राजनीति के तौर पे नहीं हुई थी, इसलिए उनको मिस्टर क्लीन कहते थे। लेकिन उन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री रहे बीपी सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जिसने उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को दाग लगा दिया, उनके दोस्त अमिताभ बच्चन की छवि को दाग लगा दिया और भी कई सारे कांग्रेसी नेताओं की छवि को दाग लगा दिया। इसलिए बीपी सिंह को किसी भी कीमत पर राजीव गांधी हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहां से सुनील शास्त्री को। बीपी सिंह जहां जाते एक ही नारा देते, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, क्योंकि वो राजा थे लेकिन अपने को राजा नहीं कहते थे, वो अपने को सवर्णों का नेता नहीं बताते थे, वो कहते थे वो गरीबों मजलूमों के नेता हैं और राजा नहीं फकीर हैं और देश की तकदीर है, इस तरह का नारा लगने लगा। और 1988 में इलाहाबाद की सीट पर जब उपचुनाव हुए तो जब कांग्रेस को यह अंदाजा हो गया कि सुनील शास्त्री को लड़ाने के बावजूद इलाहाबाद में बीपी सिंह की कोई काट नहीं है, इलाहाबाद में तो बीपी सिंह ही चुनाव जीतेंगे क्योंकि वो इलाहाबाद की ही मांडा के राजा थे। इस हालत में राजीव गांधी ने एक नया दांव खेला। 1987 में भारत में एक चर्चित धारावाहिक रिलीज हुआ था, उसका नाम था रामायण। इतना चर्चित हुआ कि जब वो रिलीज हुआ और उसका एपिसोड प्रसारित होने लगा तो भारत की सड़कें सूनी हो जाया करती थी, ऐसा लगता था कर्फ्यू लग गया है। और उसके पात्र भी बड़े चर्चित हुए। उसके मेन पात्र अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया था वो भी बहुत चर्चित हुए और राजीव गांधी ने अंतिम दांव के तौर पे अरुण गोविल को इलाहाबाद में सुनील शास्त्री के पक्ष में प्रचार करने के लिए भेजा। और अरुण गोविल जो कि आज भाजपा से मेरठ के प्रत्याशी हैं, वो उस समय 1988 में कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शास्त्री के पक्ष में प्रचार करने इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद का पुरुषोत्तम टंडन पार्क, वहां पे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सड़कों तक पे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी बात कही। सुनील शास्त्री और कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगा। कांग्रेस के लिए अरुण गोविल ने 1988 में वोट मांगा, ये बात याद रखिएगा। आजकल वो बीजेपी से कैंडिडेट है, लेकिन राम के कैरेक्टर निभाने वाले अरुण गोविल की ये पुकार भी काम न आई और सुनील शास्त्री 1988 का इलाहाबाद का उपचुनाव हार गए और बीपी सिंह इस चुनाव को जीतने में सफल रहे। इस सम्मेलन में जब अरुण गोविल इलाहाबाद आए थे तो इतनी भीड़ थी कि कहा गया कि पुरुषोत्तम टंडन पार्क ने इतनी भीड़ इतिहास में एक बार और देखी थी और वो था साल 1939 जब आजाद हिंद आर्मी के चीफ कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में इलाहाबाद के पुरुषोत्तम टंडन पार्क आए थे, तब भी इतनी भीड़ इलाहाबाद में उमड़ी थी। उसके बाद फिर दोबारा अरुण गोविल जब सुनील शास्त्री का प्रचार करने इलाहाबाद आए तब इतनी भीड़ उमड़ी। तो इतिहास के झरोखों से मैंने ये सारी जानकारी आपको दी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और आज के लोकतांत्रिक इतिहास में यह बहुत ही मुश्किल है कि कोई पार्टी 400 का आंकड़ा पार करे, लेकिन भारत के लोकतंत्र ने वो दिन भी देखा है जब एक पार्टी ने 414 का आंकड़ा छुआ। जो पार्टी उस समय 2 सीट जीत के आई थी, इस समय वो भारत की रूलिंग पार्टी है और सबसे ज्यादा मैंडेट है उसके पास। जो पार्टी उस समय 414 सीट जीत के आई थी,
इस समय उसमें से बीच वाला वन गायब हो गया है और 44 सीटें जीती हुई है। ये वक्त वक्त की बात है, कब इतिहास में भूमिका पलट जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। जो अरुण गोविल उस जमाने में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आए थे, कांग्रेस में होते थे, वो अरुण गोविल आजकल भाजपा के टिकट से मेरठ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।